बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों मैं आज आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स समझाना चाहता हूँ। देखिए ये आम तौर पे बुक्स में आपको ये चीज़ मिल जाती है, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है और इसमें मैंने बहुत सोच समझ के ये वीडियो बनाने का फ़ैसला किया है। तो आप प्लीज़ इसको देखिए और इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक वेक्टर है। फ़र्ज़ कीजिए कि एक सिचुएशन है, दिस इज़ योर वेक्टर फोर्स वेक्टर, दिस इज़ अ फोर्स वेक्टर एफ फॉर योर सिचुएशन। और ये फोर्स वेक्टर फ़र्ज़ कीजिए कि एक ब्लॉक है जिसके ऊपर लग रहा है, ओके। और एक और सिचुएशन है जो कि मैं एक डिफरेंट कलर के साथ ड्रॉ करता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए कि आपके पास एक लीवर है, जस्ट लाइक दिस। एक पीस ऑफ वुड है फॉर एग्जांपल, और इस जगह पे आपने इस पीस ऑफ वुड को पिवट किया हुआ है, ओके। और इसके ऊपर बिल्कुल इसी तरीके का एक सेम, हम कहते हैं कि तकरीबन सिमिलर फोर्स वेक्टर इस तरह अप्लाई हो रहा है इस पॉइंट के ऊपर। दिस इज पॉइंट, फॉर एग्जांपल यू से दिस इज अ पी पॉइंट, और इसके ऊपर एक ये फोर्स वेक्टर अप्लाई हो रहा है। अगर आप देखें तो तकरीबन ये उसी तरह का वेक्टर है जो कि इस जगह पे अप्लाई हो रहा है। अब इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान क्या डिफरेंस है और इन दोनों वेक्टर्स की वजह से क्या इफेक्ट पैदा होगा, बेसिकली ये है जो कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स का मेन कॉन्सेप्ट है। मैं इनको साइड बाय साइड ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा ताकि इसका जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आए। अब फॉर एग्जांपल अगर हम इसको देखें तो देखिए इस वेक्टर पे अगर हम देखें कि फोर्स इसके साथ क्या करेगी, तो अगर फोर्स इस ब्लॉक को डिस्प्लेस करती है इस तरीके से, फॉर एग्जांपल इसने इसको डिस्प्लेस किया है और दिस इज अ डी वेक्टर, दिस इज योर डी वेक्टर। अब अगर मैंने इस चीज को एक्सप्लेन करना हो कि फोर्स के इफेक्ट की वजह से इस ब्लॉक के ऊपर क्या असर हुआ है, तो इसके लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं एक नंबर को, तो बेसिकली हम कर क्या रहे होते हैं, हम ये देखते हैं कि 2 के ऊपर 3 ने कितना असर डाला है, यानी कि 2 को 3 टाइम्स 3 ने इंक्रीज कर दिया है और इसका हम लिखते हैं 6। इसी तरीके से जब हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम इस एफ और डी को मल्टीप्लाई करना चाहें, दिस एफ और डी को अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहें, तो हम बेसिकली ये देखते हैं कि फोर्स ने डी के ऊपर कितना इफेक्ट डाला है, या दूसरे लफ्जों में आप ये भी कह सकते हैं कि डी ने फोर्स के ऊपर कितना, सॉरी ये तो आप ना कहें, इससे जरा आप कंफ्यूज हो जाएंगे इस केस में। बस आप ये देखिए कि फोर्स ने डी के ऊपर कितना इफेक्ट डाला है, बेसिकली हमने ये फाइंड आउट करना है। तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। अब अगर आप इस सिनेरियो को देखें तो इसको आप एक्स और वाई एक्सिस में, अगर मैं इधर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स बनाऊं, दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज आवर वाई एक्सिस, तो आप आसानी से देख सकते हैं कि इस फोर्स ने, अगर ये ब्लॉक सिर्फ एक्स एक्सिस में डिस्प्लेस हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि फोर्स ने सिर्फ एक्स एक्सिस में ब्लॉक को डिस्प्लेस किया और एक्स एक्सिस में असर डाला है। तो इसके लिए हमें फोर्स का वो कंपोनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा जिसने इसको एक्स एक्सिस में डिस्प्लेस किया है। और आप जानते हैं कि फोर्स को कंपोनेंट्स में डिवाइड करने के लिए हम एक परपेंडिकुलर गिराते हैं इस तरह, और ये ओरिजिन से लेके इधर तक ये जो फोर्स का कंपोनेंट है इसको हम एक्स कंपोनेंट कहते हैं। बेसिकली फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट है, जिसको हम एफ एक्स कहेंगे, इसने इस चीज को डिस्प्लेस किया है एक्स एक्सिस में। और फोर्स का जो वाई कंपोनेंट है ये बेसिकली जाया हो गया। क्यों?
क्योंकि इसने बेसिकली लिफ्ट करना था इस ब्लॉक को, और लिफ्ट तो इस केस में हुआ नहीं। लिफ्ट का मतलब है ऊपर की तरफ, लिफ्ट तो इस केस में हुआ नहीं, यानी कि फोर्स का एक पोर्शन इसमें से जाया हो गया है, जिसकी वजह से सिर्फ एक्स पार्ट ने, एक्स कोऑर्डिनेट ने इसके ऊपर इफेक्ट डाला है। तो देखिए इस केस में तो 2 के ऊपर जो 3 ने इफेक्ट डाला था वो सारे 3 ने इफेक्ट डाला था, इसलिए हमने उसको कंसीडर किया। लेकिन अब इस केस में हम ये करेंगे कि सिर्फ वो कंपोनेंट जिसने इस ब्लॉक के ऊपर इफेक्ट डाला है उसको मल्टीप्लिकेशन में लेकर आएंगे। यानी कि अगर हमने फाइंड आउट करना हो एफ डॉट डी यानी कि मल्टीप्लाई बाय डी, तो इसमें फोर्स का वो कंपोनेंट यानी कि एफ एक्स आएगा, ना कि एफ। और अगर हम लिखें कि दिस इज थीटा, ये एंगल है एक्स एक्सिस से, तो आपको ये बात पता है कि एफ एक्स फाइंड आउट करने का ये तरीका है एफ इंटू कॉज ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय डी, और इसको अगर हम रीअरेंज करें तो इट बिकम्स एफ डी कॉज थीटा। अब देखिए कि इस केस में एक्स कंपोनेंट ने ब्लॉक को एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया है, इसलिए हमें डायरेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो इसमें जब हम यूनिट वेक्टर लिखते हैं तो एफ एक्स का यूनिट वेक्टर भी आई आएगा और डी का यूनिट वेक्टर भी आई आएगा, क्योंकि दोनों एक्स एक्सिस में हैं। तो ये इसीलिए आई डॉट आई हम 1 लेते हैं, क्योंकि इस केस में हमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। दोनों चीज़ें, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स कंपोनेंट, दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं। तो ऐसी प्रोडक्ट जिसके रिजल्ट में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट ना हो, इसको हम स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स या डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स कहते हैं। ये एक सिनेरियो था। सो इट इज डॉट प्रोडक्ट, डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। अब इसके मुकाबले में आप जरा इस सिनेरियो पे आइए। अब देखिए इसमें भी एक फोर्स वेक्टर है जो कि इस जगह पे अप्लाई हो रहा है, लेकिन इस केस में दिस इज योर पिवट पॉइंट, यानी कि आप समझ लीजिए कि इस पॉइंट के गिर्द इस ब्लॉक ने या इस वुड के पीस ने इस फोर्स की वजह से अब रोटेट करना है। देखिए क्यों। अब अगर हम इसके इफेक्ट को देखें तो देखिए इस F को अगर मैं 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड करूं उसी तरीके से, एक कंपोनेंट है अलोंग द वुड, दिस इज योर, लेट्स से दिस इज आवर X कंपोनेंट, और अगर मैं इधर हमारा Y कंपोनेंट ड्रॉ कर लूं तो दिस इज आवर Y कंपोनेंट। अब अगर मैं बात करूं तो इस फोर्स का जो X कंपोनेंट है, इस साइड से मैं परपेंडिकुलर गिराऊं तो ये इस फोर्स का F कंपोनेंट है, दिस इज एफ ऑफ एक्स, एंड दिस इज, जो कि इस साइड पे अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पे लाऊं तो दिस इज योर एफ वाई, एंड दिस इज आवर थीटा एंगल फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अब देखिए, अब अगर मैंने इनको मल्टीप्लाई करना है, मैंने देखना है कि इस फोर्स ने इस जगह पे क्या इफेक्ट क्रिएट किया है, तो इस सिचुएशन में थोड़ा सा मामला डिफरेंट होगा। आपको पता है कि ये फोर्स इस ब्लॉक को रोटेट करेगी, इस जगह पे जो इफेक्ट आएगा वो इफेक्ट अब रोटेशन का है। ओके, इस जगह पे जो इफेक्ट है वो अब रोटेशन का है, और फोर्स की वजह से अब टॉर्क पैदा होगा। तो इफेक्ट इस जगह पे टॉर्क है, काज फोर्स है, यानी कि जिसने टॉर्क पैदा किया है, लेकिन इफेक्ट आपका टॉर्क है। तो टॉर्क आपको पता है वो भी फोर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है, लेकिन फोर्स को हम टॉर्क में मल्टीप्लाई करते हैं मोमेंट आर्म के साथ, और मोमेंट आर्म आपका ये है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस इज योर मोमेंट आर्म, दिस इज आर वेक्टर, सॉरी दिस इज आर वेक्टर। लेकिन देखिए अगर मैं इस फोर्स को, यानी कि बल्कि अब इस जगह पे हमें ये देखना है, मैं इसको जरा कट करता हूं। ओके, अब इस जगह पे हमने ये देखना है कि फोर्स ने क्या असर पैदा किया है और फोर्स के किस कंपोनेंट ने बेसिकली टॉर्क पैदा किया है।
अब देखिए जो फोर्स का एफ कंपोनेंट है ये वाला, ये डेफिनेटली कोई टॉर्क पैदा नहीं कर सकता क्योंकि ये पिवट पॉइंट के अंदर से गुजर रहा है। आपको पता है कि जो फोर्स पिवट पॉइंट के अंदर से गुजरे वो बिल्कुल कोई रोटेशन पैदा नहीं करती। ये आप एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं। लेकिन ये जो फोर्स का कंपोनेंट है एफ वाई कंपोनेंट, यही कॉज करेगा 100% रोटेशन को। तो इस केस में कौन सा कंपोनेंट जाया हुआ, एफ एक्स इस केस में जाया हो जाएगा और सिर्फ एफ वाई आपका एक असर पैदा करेगा जिसको हम टॉर्क कहेंगे। तो अब इस फोर्स में जब हम इसको टॉर्क को देखेंगे तो टाउ हमारे पास आएगा दिस आर वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय फोर्स। लेकिन फोर्स का अब कौन सा कंपोनेंट होगा, एफ वाई, बिकॉज सिर्फ एफ वाई ही टॉर्क पैदा कर रहा है अलोंग द ओ। और अगर हम देखें तो ये ओ पे इस तरीके से टॉर्क पैदा करेगा, क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा करेगा। यानी कि इस पॉइंट को फोर्स जब ऊपर की तरफ लगेगी तो ये इस स्टिक को यूं घुमाएगा क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि टॉर्क की एक डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दोनों में फर्क है। जो फोर्स क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा करेगी उसके साथ हमें डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगी और इस वजह से टॉर्क वेक्टर है। यानी कि ये आर क्रॉस एफ वेक्टर प्रोडक्ट होगी, दिस इज अ वेक्टर प्रोडक्ट। और इसको हम कभी कभी क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। अब देखिए इसमें हम देखते हैं कि फोर्स का जो कंपोनेंट इस्तेमाल हो रहा है टॉर्क पैदा करने के लिए उसको हम यूटिलाइज करेंगे और जो जाया हो रहा है उसको हम छोड़ देंगे। तो दिस इज आर डॉट एफ इंटू साइन थीटा। अब इसकी वजह यह है कि जो एफ वाई है दिस इज एफ साइन थीटा, आपको पता है दिस इज फ्रॉम द पिथागोरस थ्योरम, आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और आर की जो वैल्यू है अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो फ्रॉम ओ टू दिस पॉइंट दिस इज आवर आर वेक्टर। और अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करें तो दिस इज नेगेटिव आई, तो इसके साथ हम लिखेंगे नेगेटिव आई क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में है आर वेक्टर। और फ्रॉम द राइट हैंड रूल्स हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी। लेकिन इससे पहले हमें एफ वाई की डायरेक्शन पता है, दिस इज एफ वाई की जो डायरेक्शन है दिस इज जे। अब देखिए आपको पता है आई क्रॉस जे फ्रॉम द राइट हैंड रूल। अगर आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को आर वेक्टर की डायरेक्शन में करें और इसको एफ वाई वेक्टर की तरफ घुमाएं थ्रू द स्मॉलर एंगल तो आपके पास टॉर्क क्लॉकवाइज आएगा इस डायरेक्शन जो कि मैंने दी है। और ये जो डायरेक्शन है इसका मतलब ये है कि टॉर्क जी एक्सिस में, नेगेटिव जी एक्सिस में अंदर की तरफ, जो आपका थंब होगा वो अंदर की तरफ है और वो आपकी डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस केस में दिस इज आर मल्टीप्लाई बाय एफ साइन थीटा इंटू माइनस के। माइनस के का मतलब है माइनस जी एक्सिस में इस वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो ऐसा वेक्टर, ऐसी वेक्टर प्रोडक्ट जिसकी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो जैसे कि इस केस में है, इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। अब इन दोनों केसेस का आप कंपैरिजन करके देखिए। पहले केस में आपका एक्स कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल था फॉर डूइंग द वर्क, फॉर डूइंग द इफेक्ट। इस केस में इफेक्ट पैदा हुआ था कि इस ब्लॉक ने स्लाइड किया था और उसकी वजह से वर्क डन पैदा हुआ था। तो इस केस में एफ वाई जाया हो रहा था। तो जो फोर्स का कंपोनेंट जाया हो रहा है उसको आपने मल्टीप्लिकेशन में इंक्लूड नहीं करना। और इस केस में अगर आप देखें तो एफ एक्स कंपोनेंट फोर्स का जाया हो रहा है और सिर्फ एफ वाई कंपोनेंट है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द टॉर्क। तो ओनली हम एफ वाई को यूज करेंगे। सो वेक्टर प्रोडक्ट में ये जरूरी है कि आप देखें कि वेक्टर्स का कौन सा कंपोनेंट जाया हो रहा है और किस कंपोनेंट को हमने मल्टीप्लाई करके इफेक्ट लेना है। थैंक यू।